नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। दोस्तों, पिछले एक सवा महीना का डेटा देखा जाए तो स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाली जितने भी क्वालिटी स्टॉक्स हैं उनमें ज़बरदस्त गिरावट देखी गई, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज ने जब अपने क्वार्टर 2 का रिजल्ट प्रेजेंट किया था, रेवेन्यू ग्रोथ तो उनका अच्छा या ठीक ठाक माना गया, लेकिन उनका प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है। इन सारी कंपनीज का प्रॉफिट ग्रोथ डिक्लाइन हुआ है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, जैसे इंटरनेशनल मार्केट में रॉ मटेरियल के प्राइसेज हाइक, ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पर इन्फ्लेशन का बढ़ना और बड़े बड़े ट्रेडर्स हो या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, उनके द्वारा प्रॉफिट बुक करना। टाटा केमिकल्स लिमिटेड भी एक ऐसा ही स्टॉक रहा है जिसने पिछले एक साल में अभी भी पॉजिटिव साइड में रिटर्न दिया है, लेकिन इसने अपने लाइफ टाइम हाई 1210-15 रुपया के कंपैरिजन में करंट टाइम में ये 20% या इससे थोड़ा सा ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात किया जाए तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसके लिए अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया जैसे कंटिनेंट में लोकेटेड है। प्रेजेंट टाइम में टाटा केमिकल्स लिमिटेड सोडा एश मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड लेवल पर नंबर 3 पोजीशन होल्ड करती है, जबकि ये इंडिया की लीडिंग वैक्यूम एवापोरेटेड आयोडाइज्ड साल्ट प्रोड्यूसर है। दोस्तों, इस कंपनी के क्वार्टर 2 के रिजल्ट पर भी नज़र डाला जाए तो ओवरऑल परफॉर्मेंस को काफ़ी स्ट्रॉन्ग या बहुत ज़्यादा अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि चाहे इसका सेल्स ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो, काफ़ी अपर लेवल पे रहा था। और स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से आने वाला टाटा केमिकल्स लिमिटेड उन गिने चुने स्टॉक्स में है जिनका परफॉर्मेंस न सिर्फ रेवेन्यू में पिछले 1-1.5 साल में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है, बल्कि प्रॉफिट ग्रोथ के मामले में भी ठीक ठाक माना जा सकता है। तो क्या टाटा केमिकल्स लिमिटेड के शेयर प्राइस में जो ऑलमोस्ट 20% या इससे ज़्यादा का अब तक करेक्शन हो चुका है मात्र कुछ ही ट्रेडिंग सेशन में, ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न पाने के लिए? करेंटली ये स्टॉक फंडामेंटली और टेक्निकली कितना स्ट्रांग है, और चाहे एनालिस्ट हो या बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेज हो, उनके द्वारा इसका क्या टारगेट प्राइस दिया जा रहा है, ये पूरे डिटेल इस वीडियो में हम स्टॉक एनालिसिस के माध्यम से जाने। उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अपना है इस चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले फ्यूचर में हर क्वालिटी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले इस कंपनी के बिजनेस के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली हम जानने या समझने की कोशिश करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में इस कंपनी का मेजरली 2-3 सेगमेंट में इंगेजमेंट है, जिसमें सबसे बड़ा रेवेन्यू इसको बेसिक केमिकल से आता है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 75% के आसपास है, जिसमें सोडा ऐश से करीब 56%, सोडियम बाइकार्बोनेट से 4% और साल्ट से 11.5% है। और बाकी 25% का रेवेन्यू इसको स्पेशलिटी केमिकल से आता है, जिसमें सबसे ज़्यादा 16.5% का रेवेन्यू एग्रो साइंस से है, क्योंकि क्रॉप केमिकल्स बिजनेस में इस कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस माना जाता है। और शायद आपको आइडिया होगा, चूंकि ये रैलीज इंडिया में करीब 50% का स्टेक ऑन करती है, जिसके थ्रू टाटा केमिकल्स लिमिटेड ओवरऑल एग्रो साइंस बिजनेस को ऑपरेट करती है। दोस्तों, टाटा केमिकल्स के बिजनेस और प्रोडक्ट के अलावा अगर हम इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर नजर डालें, प्रेजेंट टाइम में इसका मार्केट कैप 24,930 करोड़ का है। स्टॉक भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव मात्र 12.6 है, और उसके पीछे रीजन है इसका आरओसी और आरओई का कमज़ोर होना, क्योंकि अमूमन अगर आप स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज का चाहे आरओसी हो या आरओई हो, अगर वो फंडामेंटली स्ट्रांग है, आरओसी और आरओई आपको 20% या इसके ऊपर ही देखने को मिलेगा। लेकिन चूंकि टाटा केमिकल्स का आरओसी मात्र 8.40% और आरओई 7.58% है, शायद ये एक वजह है जिसकी वजह से इसका वैल्यूएशन भी काफ़ी अट्रैक्टिव बना हुआ है, क्योंकि अभी भी ये 12 और 13 के आसपास चल रहा है। इस स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस जो 979 रुपया है, ऑलमोस्ट अपने बुक वैल्यू के लाइन में ही है, क्योंकि इसका बुक वैल्यू भी 753 रुपया है। डिविडेंड यील्ड के मामले में ये कंपनी अच्छी मानी जा सकती है, स्पेशली जिस सेक्टर से आती है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये अपने इन्वेस्टर्स को रेगुलर बेसिस पर 1% से ज़्यादा का डिविडेंड ऑफर करती है, और प्रेजेंट टाइम में डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज इसका 1.28% है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, टाटा केमिकल्स लिमिटेड के क्वार्टर 2 का रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, और आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं इसका सेल्स ग्रोथ ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर 40% से थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, और प्रॉफिट ग्रोथ ऑलमोस्ट 194% के आसपास होता है। इसका कंपैरिजन अगर हम इसके पीए से करके देखें तो सबसे अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ इसी कंपनी का नजर आएगा, क्योंकि इसके बाद सोलर इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट ग्रोथ 139 रहता है, और सेल्स ग्रोथ के मामले में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस सोलर इंडस्ट्रीज का ही नजर आएगा, क्योंकि उसका सेल्स ग्रोथ ऑलमोस्ट 99% के आसपास होता है। ओवरऑल इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट भी पिछले कई क्वार्टर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जा सकता है,
क्योंकि मई 2021 में इसका सेल 2636 करोड़ का था और उसके पहले देखेंगे तो कई क्वार्टर्स तक ऑलमोस्ट आपको ये फ्लैट नजर आएगा। लेकिन इसके बाद लगातार इसके सेल्स में ग्रोथ बना हुआ है, जिसकी वजह से 2636 करोड़ से बढ़ के 4239 करोड़ तक पहुंचा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस पीरियड में 283 करोड़ से बढ़ के 920 करोड़ तक जा पहुंचा है और ओपीएम परसेंटेज में भी यहाँ पर जबरदस्त ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है और ये 11% से बढ़ के 22% के रेंज में आ चुका है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो या नेट प्रॉफिट हो, यहाँ पर भी एक जबरदस्त ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से इस पीरियड में ये 80 करोड़ और 29 करोड़ से बढ़ के 718 और 680 करोड़ तक पहुंच गया है। अर्निंग पर शेयर भी इसका नेट प्रॉफिट के लाइन में ही जाता हुआ दिख रहा है और ये 46 पैसा से बढ़ के 24-25 रुपए के रेंज में आ चुका है। लेकिन अगर हम इस कंपनी के एनुअल परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो चाहे इसका सेल्स ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो, काफी कमजोर नजर आएगा, क्योंकि पिछले 10 साल में इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ वो -1%, 5 साल में 4%, 3 साल में 7% और सबसे अच्छा पिछले 1 साल में 32% रहता है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी पिछले 10 साल में मात्र 3%, 5 साल में 4%, 3 साल में 7% और पिछले 1 साल में सबसे अच्छा 192% रहता है। स्टॉक प्राइस CAGR के बारे में बात किया जाए तो ये जरूर कह सकते हैं कि लगातार इसने अपने इन्वेस्टर्स को एक स्ट्रॉन्ग रिटर्न दिया है, क्योंकि पिछले 10 साल में इसका CAGR 20, 5 साल में 24%, 3 साल में 50% और पिछले 1 साल में 16% रहता है। जबकि इस पीरियड में चाहे निफ्टी 50 हो, सेंसेक्स हो या स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से आने वाले जितने भी मेजर स्टॉक्स हैं, मैक्सिमम ने या तो फ्लैट या थोड़ा सा निगेटिव रिटर्न दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका थोड़ा सा यहाँ पर खराब होता हुआ दिख रहा है और जो पिछले 3 साल से लेकर 10 साल के बीच में 15% से लेकर 20% के रेंज में रहा था, वो पिछले 1 साल में काफी ज्यादा कमजोर होकर 8% तक आ चुका है। मार्केट कैप के हिसाब से इसके बैलेंस शीट को भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जा सकता है, क्योंकि रिजर्व इसका लगातार पिछले कई सालों से इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है और ये पिछले 4-5 सालों में 10,847 करोड़ से बढ़ के 17,998 करोड़ तक पहुंचा है। जबकि कंपनी के ऊपर कर्ज जो सबसे ज्यादा मार्च 2016 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से 990 करोड़ का था, यहाँ पर जबरदस्त इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है और ये फिलहाल 7,025 करोड़ तक आ चुका है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी फिलहाल काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि प्रोमोटर्स की होल्डिंग पिछले 3 साल में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है और ये 7% बढ़ के 31% से 38% तक हुआ है। एफआईज की होल्डिंग पिछले कुछ क्वार्टर्स में थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है और ये 14% से बढ़ के करीब 15% तक पहुंचा है। डीआईज की होल्डिंग इस पीरियड में करीब 18.32% से 19.5% तक होता है और पब्लिक की होल्डिंग में थोड़ी सी गिरावट होती हुई दिख रही है और ये 30% से कम होकर 27.5% तक हुआ है। यानी पब्लिक, जिसमें रिटेल निवेशक और एचएनआई जाते हैं, उन्होंने जितना भी स्टेक अपना सेल किया है, ये डीआईज और एफआईज द्वारा बाई किया गया है, जो कि एक अच्छा संकेत माना जा सकता है। शॉर्ट एनालिसिस पर भी ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा खरा उतरता हुआ दिख रहा है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में इसके पास स्ट्रेंथ 13, अपॉर्चुनिटी 1, टोटल 14 का स्कोर हो रहा है पॉजिटिव साइड में और वीकनेस मात्र 1 और थ्रेट 0, टोटल 1 का स्कोर हो रहा है निगेटिव साइड में। टाटा केमिकल्स के टेक्निकल डेटा को समझने के लिए अगर हम प्राइस एंड वॉल्यूम पर नज़र डालें तो प्राइस परफॉर्मेंस आपको पिछले 3 महीना से लगातार निगेटिव दिखेगा, जबकि वॉल्यूम एनालिसिस भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा संकेत नहीं दे रहा है, क्योंकि 1 मंथ का डेटा हो, 1 वीक का डेटा हो या यस्टरडे का डेटा हो, ट्रेडिंग क्वांटिटी 9 लाख से लेके 12 लाख के रेंज में रहता है और डिलीवरी का परसेंटेज 30 के आसपास, जो करीब 31%, 32% हायर साइड में और लोअर साइड में 29.93% रहता है। प्राइस एंड वॉल्यूम के अलावा टेक्निकल डेटा में कुछ और अगर हम टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से समझने की कोशिश करें, डेली चार्ट पैटर्न पर ये शेयर बिल्कुल ही खरा उतरता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पर वेरी बियरिश बन रहा है, जिसके पीछे का कारण टेक्निकल रेटिंग में ओवरऑल समरी है और आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं मूविंग एवरेज इसका ओवरऑल बियरिश, टेक्निकल इंडिकेटर्स बियरिश और मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर भी बियरिश बनता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल डेली चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग इसका ट्रेंड वेरी बियरिश है। वीकली डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर न्यूट्रल ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मूविंग एवरेज बियरिश, टेक्निकल इंडिकेटर्स न्यूट्रल और मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर भी न्यूट्रल है। मंथली चार्ट पर ये शेयर बिल्कुल खरा उतरता हुआ दिख रहा है टेक्निकल डेटा के अकॉर्डिंग, क्योंकि मूविंग एवरेज में 4 बुलिश और 2 बियरिश, टेक्निकल इंडिकेटर्स में 5 बुलिश, 1 न्यूट्रल, 1 बियरिश और मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर में 3 बुलिश पैटर्न शो कर रहा है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो टेक्निकल एनालिसिस में जो टेक्निकल डेटा है डेली यानी शॉर्ट टर्म या कुछ ट्रेडिंग सेशन के बारे में बात किया जाए तो निगेटिव ट्रेंड बन रहा है। थोड़ा सा मिड टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वीकली डेटा इसका न्यूट्रल बन रहा है
और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए बात किया जाए तो मंथली डेटा इसका वेरी बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में दिया रहता है, यहाँ पर भी ये शेयर बिल्कुल खरा उतरता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू, आरओई वर्सेस एफडी रेट्स, डिविडेंड रिटर्न्स, एंट्री पॉइंट, नो रेड फ्लैग, डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी, क्वालिटी चेक्स, 7 ऐसे पैरामीटर है जो ग्रीन जोन में है, और ग्रोथ स्कोर एकमात्र ऐसा पैरामीटर है जो रेड जोन में है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा कंसर्न हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर पुअर परफॉर्मेंस ग्रोथ स्कोर में शो किया गया है आने वाले 1 साल के लिए। इस कंपनी और स्टॉक को लेकर बहुत ज़्यादा एनालिस्ट भी इंटरेस्ट शो नहीं करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मात्र 6 ही एनालिस्ट ऐसे हैं जो इसको लेकर फोरकास्ट किए हैं, और जो भी 6 एनालिस्ट ने फोरकास्ट किया है उसमें 83% एनालिस्ट का मानना है चाहे इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ हो, प्रॉफिट ग्रोथ हो या शेयर प्राइस ग्रोथ हो, आने वाले 1 साल में ठीक ठाक या अच्छा रह सकता है। इस शेयर को लेकर जो प्राइस फोरकास्ट किया गया है इसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग माना जा सकता है करेंट मार्केट सिनेरियो के हिसाब से, क्योंकि दिसंबर 2023 तक के लिए इसमें 1254 का मीडियन साइड में टारगेट प्राइस दिया जा रहा है, और करेंट मार्केट प्राइस जो 979 है, यहाँ से करीब 30% का ग्रोथ बताया गया है। रेवेन्यू फोरकास्ट इसका मीडियन साइड में मार्च 2023 तक के लिए 21% दिया गया है, जबकि सबसे अच्छा फोरकास्ट आपको अर्निंग पर शेयर में देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्च 2023 तक में यहाँ पर करीब 75% का ग्रोथ आ सकता है मीडियन साइड में। दोस्तों, ब्रोकर रिसर्च में बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज हाउसेज ने तो इस शेयर को लेकर टारगेट प्राइस नहीं दिया है रिसेंट पास्ट में, क्योंकि आईसीआईसीआई डायरेक्ट और मोतीलाल ओसवाल 2 ऐसे ब्रोकरेज हाउसेज हैं जो पिछले 2 महीना में इस शेयर को लेकर टारगेट प्राइस दिए हैं, और इन दोनों में ही आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने बाई का रिकमेंडेशन देते हुए 1345 का टारगेट दिया है, जब इस स्टॉक का मार्केट प्राइस 1131.75 था, जबकि 28 अक्टूबर 2022 को मोतीलाल ओसवाल ने अपना ओपिनियन न्यूट्रल रखते हुए 1250 का टारगेट दिया था, जब इसका मार्केट प्राइस 1130-1132 रुपया के आसपास चल रहा था। दोस्तों, फाइनली इस कंपनी के फ्यूचर आउटलुक के बारे में बात किया जाए तो जैसा कि हमने देखा पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार इसका परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रांग रहा है, क्योंकि इस कंपनी का जो कोर बिजनेस है उसको तो ये एक्सपैंड कर ही रही है। इसके अलावा कुछ और एवेन्यू ऐसे हैं जहां पर ये मार्केट को एक्सप्लोर कर रही है और अपनी एंट्री को सार्थक बनाने की कोशिश कर रही है। इसलिए आने वाला कुछ और क्वार्टर्स हो या कुछ साल हो, मुझे ऐसा लगता है चाहे इसका रेवेन्यू ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो, 15 से 20% के रेंज में रहना चाहिए, और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इसके आरओसीई और आरओई पर भी दिखना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में ये जो काफ़ी पुअर 12% और 11% के रेंज में चल रहा है, ये भी इम्प्रूव होकर 15% के ऊपर जाना चाहिए। और इन सारे एस्पेक्ट को कंसीडर करते हुए देखा जाए तो ये शेयर जो फिलहाल काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड नज़र आ रहा है, क्योंकि न सिर्फ इसका पी रेशियो करीब 12 और 13 के आसपास है, बल्कि बुक वैल्यू के कंपैरिजन में भी इस स्टॉक का मार्केट प्राइस थोड़ा सा ही ज़्यादा है। इसलिए अगर आप चाहें कोई ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, आने वाले 1 डेढ़ 2 सालों के लिए तो ज़रूर इस पर बेट लगा सकते हैं, और जैसा कि एनालिस्ट की राय है या ब्रोकरेज हाउसेज का टारगेट प्राइस है, भले ही वहां पर ये पहुंचता हुआ ना दिखे, लेकिन यहां से आपको 20% से लेके 25% एनुअल सीएजीआर आने वाले 1 2 सालों में तो ज़रूर ही मिलना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें जो टाटा केमिकल्स लिमिटेड शेयर में इंटरेस्टेड है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।